नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल हैं और 3 थियोरेटिकल हैं। जो थ्योरी के जो पेपर हैं वह है 811, 812 और 813 नंबर। तो 811 जो था योग का आधारभूत ज्ञान, उसका अध्ययन हम करवा चुके हैं। अभी आज जो हम अध्ययन करवाएंगे आपको 812 का, जिसके हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनको आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए हमने वीडियो के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके पास में वैसे तो भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक पहुंच चुकी होगी, तो उनका भी अध्ययन करें और साथ ही साथ में इन वीडियोस को भी देखें, ताकि आप और गहराई से इस चीज़ को समझ पाएँ। तो आज जो हम शुरू करेंगे वह 812 नंबर सब्जेक्ट कोड, जिसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान। तो उसके सबसे पहले चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है वह है प्राकृतिक चिकित्सा, एक परिचय, उद्भव एवं इतिहास। तो इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। जब से प्रकृति शुरू हुई है उसी समय से ये प्राचीन रूप में प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग होता आया है, किसी न किसी रूप में, और विश्व के हर कोने में। इसका उद्भव भी प्राकृतिक के साथ में ही हुआ है, और इसका जो बेस है, इस आधारभूत जो इसका सिद्धांत देखा जाए तो वो कहा जाता है कि पंच महाभूत जो है, जिससे ये पूरा विश्व बना है, ये ब्रह्मांड बना है, जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये सारी जो 5 चीज़ें हैं, उनसे ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो इन पंच तत्वों के कारण जो शरीर बना है, उस शरीर को पंच तत्वों के संतुलन से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि पंच तत्वों के अंदर असंतुलन होने से ही आपके जीवन के अंदर रोग की उत्पत्ति होती है। तो उनको प्रकृति के माध्यम से, कुदरत के बिना किसी दवा और ऑपरेशन के, हम प्राकृतिक संसाधनों से ही उसको पुनः संतुलित करके रोग मुक्त करते हैं किसी व्यक्ति को। तो ये पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। तो इन 5 महाभूत का जो काम है, शरीर में संतुलन बनाए रखना ही इसका मुख्य काम है। यदि असंतुलन होता है तो प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उसको संतुलन करना प्राकृतिक चिकित्सा का काम है। आगे जो हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषाएं क्या है। तो पहले हमने समझा कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। अब समझते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने प्राकृतिक चिकित्सा के विद्वत थे, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में क्या क्या बातें कही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुई कुने के अनुसार। लुई कुने जो थे वह एक विदेशी प्राकृतिक चिकित्सक थे, जिन्होंने अपने समय काल में प्राकृतिक चिकित्सा के उद्भव के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के विस्तार के लिए बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन काम किया है। तो वो कहते हैं कि प्राकृतिक प्रणाली जिसका चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हैं तथा जो दूसरी पद्धतियों से गुण में बहुत अच्छी है, बिना औषधि या ऑपरेशन के उपचार की आधार की शिक्षा है। जैसे परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है और दूसरी पद्धतियों से बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके नुकसान नहीं हैं। और तीसरा जो चीज़ बताया इन्होंने कि ये बिना औषधि और ऑपरेशन के संभव होती हैं और रोगों को ठीक करती हैं। अगली जो परिभाषा है वो है JM जुस्वाला ने। उनके अनुसार ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा एक विस्तृत शब्द है जो रोगोपचार की सभी प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक शक्ति और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग करना है, और यह व्याधि से मुक्त कराने का भी एक भिन्न तरीका है। ठीक इसी तरह से बेंजामिन हैरी के अनुसार ये बताते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को स्वयं के आंतरिक सफाई, शुद्धिकरण की स्वीकृति देती है। इस प्रकार अशुद्धता और अनुपयोगी पदार्थ जो एकत्र हुए थे वो शरीर से बाहर निकलते हैं और वो शरीर में कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर था इसका, ये सारी चीज़ें जो इसमें आई, ये प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषाओं के अंतर्गत थी। ये विदेशी जो लेखक थे जो प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करते थे, उनके द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। अब जो भारत के अंदर जो लोग थे, उनमें से कुछ प्रमुख लोगों के बारे में यहाँ पे उनकी परिभाषाओं को विस्तृत दिया गया है। कहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोग मिट जाने के साथ ही रोगी के लिए ऐसी जीवन पद्धति का आरंभ होता है जिससे पुनः रोग की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर प्राकृतिक चिकित्सा को कोई आदमी उपयोग करता है और उसको अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो उसको भविष्य में भी कोई रोग ना हो। पहले जो रोग हुआ था वो तो ठीक होता ही है, तो साथ ही साथ में भविष्य में भी कोई रोग होने की गुंजाइश नहीं बचती है।
अब इसी प्रकार से पंडित श्री राम आचार्य, जो श्री राम शर्मा आचार्य जो हरिद्वार के अंदर गायत्री परिवार चलाते हैं, उनके जो प्रवक्ता है जो श्री राम आचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषज्ञ प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण करना उपाय है। अर्थात प्रकृति के जो 5 विशेषज्ञ है, कौन कौन से, जो पंच महाभूत हमने पढ़े थे, आकाश, वायु, जल, अग्नि, हवा, तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये 5 तत्व, इनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इन तत्वों जो है ये अपने आप में भी रोगों को निवारण करने में समर्थ हैं यदि उनका संतुलन हम कर पाए। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक चिकित्सा का उद्भव और इतिहास, ये किस प्रकार से ये डेवलप हुई। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक अति प्राचीन विज्ञान है जो वेदों व अन्य प्राचीन ग्रंथों में हमें इसके बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। सृष्टि का निर्माण पंच महाभूत से हुआ है। चूँकि प्राकृतिक चिकित्सा भी पंच महाभौतिक है, तो ये कहना उचित होगा कि सृष्टि के साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का उद्भव हुआ है। तो पंच महाभूत से ये विश्व बना है, तो ये इस विश्व के साथ में, इस सृष्टि के साथ में ही प्राकृतिक चिकित्सा का उद्भव हुआ है, क्योंकि यह उस प्राकृतिक चिकित्सा के जो पंच महाभूत हैं उसके साथ ही डेवलप होने वाली पद्धति है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का उद्भव प्रकृति के 5 तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि द्वारा हुआ है और सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी प्राकृतिक चिकित्सा को कहा जाता है। जब विश्व में कोई भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का उद्भव नहीं हुआ था, उस समय भी प्राकृतिक चिकित्सा जीवन में उपलब्ध थी। तो धीरे धीरे तेज़ी से किसी रोग को ठीक करने की चाह में हमने बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ का जन्म कर दिया जो उतनी संभवतया सफल नहीं रही। थोड़े बहुत उन्होंने कार्य किए, पर हम उससे प्रभावित होकर उन्हीं के अंदर पूरी तरह से मशगूल हो गए। किंतु प्राकृतिक चिकित्सा आज भी आधारभूत चिकित्सा है जो आपकी जड़ से रोगों को काटने में मदद करती है। अगला जो है, एक प्रसंग के अनुसार एक बार बुद्ध, जो स्वामी बुद्ध थे, उन्होंने कलंद निवाय नामक स्थान पर रुके हुए थे। वहीं पे किसी बौद्ध भिक्षु को सांप ने काट लिया। तो उन्होंने क्या किया कि बुद्ध ने मिट्टी, गोबर, राख और मूत्र से उपचार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यही जो थी उस समय एक साथ में उन्होंने एक उपवास की भी उनके लिए व्यवस्था की, जिससे ये रोग उसका पूरी तरह से ठीक हुआ और वो बौद्ध भिक्षु जीवित बचा। अब जो औषधि का जो काल आता है, ऐसा माना जाता है जो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कि रावण जो था, जो लंकापति रावण थे, उन्होंने जब अपने जीवन के अंदर है ना, उनको भोजन की वगैरह की सबकी है ना बहुत लालसा रहती थी, सुख भोग की बहुत लालसा रहती थी। तो उस सुख भोग के कारण, जो अति करने के कारण जो रोग उत्पन्न होते थे, तो उसको वो जल्दी ठीक करना चाहते थे। वो उपवास नहीं करना चाहते थे, प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग नहीं करना चाहते थे। वो कुछ ऐसा चाहते थे कि कुछ खा लूँ और उससे ठीक हो जाए। जैसा आज भी बहुत सारे लोग उसी रावण के प्रकार अपनी क्रियाओं को निष्पादित करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने वैद्यों को वगैरह जो भी लोग उस समय चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उनको जबरन कुछ ऐसी चीज़ों का उत्पत्ति करने के लिए प्रेरित किया, उनको आदेश दिया कि जिससे वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोग सके, ज़्यादा अच्छा बढ़िया भोजन कर सकें। तो उन्होंने बहुत सारी औषधियाँ बताई जिसमें रोग होने पर उसको ठीक करने में मदद मिल सके। किंतु एक समय पे आके उनकी भी एक मर्यादा होती है, उन्होंने मेडिसिन की मर्यादा थी और उन्होंने शरीर को बहुत नुकसान भी पहुँचाया। एक विदेशी लेखक है डॉक्टर जेम्स क्यूरी एंड सर जॉन फ्लॉयर, एक ऐसे एलोपैथिक चिकित्सक थे जिन्होंने बाद में प्राकृतिक चिकित्सा से प्रेरित होकर उसके उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए और 1717 में एक हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा के ऊपर बढ़िया पुस्तक लिखी। तो विदेशी लोग भी प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस पर काम किया। वास्तव में दोनों डॉक्टरों के समय तक लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा का व्यवहारिक रूप से कोई भी ज्ञान नहीं हुआ था, प्रचार भी नहीं हुआ था। फिर इस श्रम में सर्वप्रथम जर्मनी के जो डॉक्टर प्रिस्नीज थे, उन्होंने काम किया और उन्हीं को, डॉक्टर प्रिस्नीज को ही आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर प्रिस्नीज को। ठीक है। फिर प्रकृति के प्रबल उपासक फादर नीप जो थे, उन्होंने भी पूरे उत्साह और लगन से प्राकृतिक चिकित्सा का प्रसार किया और ये जल चिकित्सा के साथ साथ में कई जो प्राकृतिक हर्बल चीज़ें थी उनका उपयोग करके लोगों को स्वस्थ बनाते थे। फिर एक और लेखक थे एडोल्फ जस्ट। एडोल्फ जस्ट लेखक इसीलिए भी विशेष है कि शायद यही एक कारण था कि जिसके कारण भारत के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा ने फिर से एक नई करवट ली थी। ये मिट्टी के प्रयोग व समस्त रोगों को दूर करने के लिए एडोल्फ जस्ट के द्वारा जो बुक लिखी गई वो पूरे विश्व में फेमस है। उसको इंग्लिश में रिटर्न टू नेचर कहते हैं।
और ये एक बुक थी जिसने महात्मा गांधी को प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया था और उनके द्वारा पूरे विश्व में ये प्राकृतिक चिकित्सा में भारत का जो एक महत्वपूर्ण स्थान आज है वैसा बन पाया। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का विकास। कैसे प्राकृतिक चिकित्सा का विकास हुआ? तो प्राकृतिक चिकित्सा ने बहुत कम समय में काफ़ी उन्नति की। आज लोग उसे मानने लगे हैं, लोग चिकित्सा प्रणाली को अपनाने लगे हैं। इंग्लैंड में ही आज लगभग 400 से ज़्यादा नेचुरोपैथी के सेंटर हैं जो सफलतापूर्वक रोगों का उपचार करती है, खाली इंग्लैंड में। वैसे ही अमेरिका में भी बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत हैं। तो विदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। अब भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का उद्भव और उसकी प्रगति किस प्रकार रही, इसके बारे में हम समझेंगे कि भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास भी बहुत पुराना है। प्राचीन काल से तीर्थ स्थानों पर घूमना, आश्रमों में उपवास करना, पेड़ पौधे की पूजा करना, सूर्य अग्नि की पूजा अर्चना करना, हमारे वैदिक धर्म के अंदर या वैदिक काल के अंदर ये सारी चीज़ों का एक बेझिझक और बिना किसी प्रयास के भी संभव हो पाता था, क्योंकि हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ चीज़ था। इसके बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा के उल्लेख जो है ना, ऋग्वेद में भी बहुत सारे इसके वर्णन मिलते हैं। पंच महाभूतों के उल्लेख सूक्तों के रूप में मिलता है। अथर्ववेद में जल को अमृत की संज्ञा दी गई है और पुराण काल में भी प्राकृतिक चिकित्सा के उपयोग से कई रोगों को दूर किया गया है। भले उधर शब्द प्राकृतिक चिकित्सा उपयोग नहीं किया है, पर प्रकृति के संसाधनों का स्वाभाविक रूप से उपयोग करके रोगों को ठीक किया गया है। तो वेदों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई विशेष औषधि का वर्णन नहीं है, केवल और केवल वो जो वर्णन है उसका प्राकृतिक रूप से किसी चीज़ को कैसे ठीक करना है, कैसे उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड उत्पन्न करना है, उसके बारे में बताया गया। फिर धीरे धीरे भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसका उपयोग किया। फिर एडोल्फ जिस्ट की बुक, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, उससे पढ़ से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। उसमें से हमारे महात्मा गांधी जी भी एक थे और उनके द्वारा इस चीज़ का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। फिर ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें विनोबा भावे जी थे, जानकी शरण वर्मा थे, कुलराज मुखर्जी थे, डॉक्टर विठलदास मोदी जी थे, जिन्होंने गोरखपुर के अंदर बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक चिकित्सा का एक शुरुआत की थी, जो आज एम्स के साथ में मिलकर काम कर रहा है। तो इस प्रकार भारत के अंदर नेचुरोपैथी का उद्भव हुआ, प्रगति हुई, विकास हुआ। आगे जो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत। कोई भी चिकित्सा पद्धति विशेष किसी सिद्धांत के प्रभावी नहीं हो सकती, क्योंकि एक विचारधारा से वो चलती है, तो कोई ना कोई सिद्धांत उसके अंदर होते हैं। यदि नींव ही नहीं बनेगी तो उसके ऊपर इमारत बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत जो हैं उसमें से 10 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे जो वर्तमान काल में प्रचलित हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन बिताने की एक कला एवं विज्ञान भी है। इसके जो ठोस सिद्धांत है वह औषधि रहित, बिना औषधि के उपचार करने वाली पद्धति है। तो ये प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सिद्धांत जो है वह है सभी रोग एक हैं, उनके कारण भी एक हैं एवं उनके उपचार भी एक हैं। दूसरा है रोग का कारण कीटाणु नहीं है। तीसरा तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। प्रकृति, चौथा जो है वो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। पांचवा है प्राकृतिक चिकित्सा रोग नहीं अपितु रोगी के पूरे शरीर की जाती है, किसी रोग विशेष की नहीं करते, पूरे शरीर की करते हैं। फिर छठा जो है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं रहती, जो वर्तमान काल में, ये बहुत समय पहले की बात थी, पर वर्तमान काल में ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन हैं जिससे बेनिफिट ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं अगर हम वर्तमान के जो टेस्ट प्रोसीजर हैं उनका उपयोग किया जाए। फिर तो अगर नहीं भी करते हैं तो भी इससे कोई हानि नहीं होती है और हम बेहतर रिजल्ट फिर भी दे सकते हैं। अगला जो है जीर्ण रोगों में समय लगता है। ऐसे रोग जो बहुत पुराने हैं समय से हैं तो उसको ठीक होने में समय भी लगता है। अगला जो है रोग उभर कर सामने आते हैं। इसमें क्या एक स्वास्थ्यकारी उभाड़ उत्पन्न होता है, जो अंदर दबा हुआ रोग है वो उभर कर बाहर आता है, तो उस समय भी हमको धैर्य के साथ में उस उपचार को करते रहना है। 9वां जो पॉइंट है वह शरीर, मन एवं आत्मा की चिकित्सा की जाती है इसमें। फिर 10वां जो है उत्तेजक औषधियों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनके बारे में और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके, पर ये प्रमुख रूप से 10 सिद्धांत थे जो आपको जानना ज़रूरी है। जब भी आप अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे नेचुरोपैथी के अंदर, तो इन सिद्धांतों के बेस पर ही आप आगे काम कर पाएंगे। अगला जो है प्राकृतिक जीवन शैली की अवधारणा क्या है। तो प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूत पर आधारित चिकित्सा है और यही चिकित्सा जीवन जीने की कला भी कहलाती है। तो इसमें क्या है, पंच महाभूत की चिकित्सा होने के कारण पंच महाभूत के अंदर आए असंतुलन को दूर करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे पंच महाभूत संतुलित होते हैं और रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। अगली जो है बात करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता और महत्व क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। आज पूरे भारत में साधारण व्यक्ति भी प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को जानने लगा है।
देश विदेश में बहुत से चिकित्सा केंद्र खुल रहे हैं, जिससे प्राकृतिक चिकित्सा दिन ब दिन विकास होता जा रहा है। तो ये जो विकास हो रहा है प्राकृतिक चिकित्सा का, वो निरंतर होता जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे चिकित्सालय आपके क्षेत्र में भी खुले होंगे और आपके आसपास में भी। आप जब नेचुरोपैथी सेंटर या प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ढूंढोगे तो आपको मिलने संभव है। इसी प्रकार से योग को भी प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ा गया है, क्योंकि योग भी एक प्रकार से औषधि विहीन चिकित्सा पद्धति है। योग से भी बहुत सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए इन दोनों पद्धतियों को एक साथ में जोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इसका एक कोर्स बनाया गया है, DNYS, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसी के अंदर अगर आगे कोई व्यक्ति है जो साइंस से जुड़ा हुआ है, पढ़ना चाहता है, तो बैचलर डिग्री भी कर सकता है, जो 5.5 साल का कोर्स होता है। तो इस प्रकार आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। अब आगे जो पढ़ेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत जो सिद्धांत थे, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।